बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स में आप आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट बिफोर वी गो फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैं थोड़ा सा आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक दिस कि अगर आप देखें, वाइट बोर्ड से शेयर करती हूँ कि एटम को आप एक हाउस की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ होम। अगर एक होम की तरह आप इसे कंसिडर करें, ठीक है। इस होम में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट शेल है, यानी फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर में अगर आप कंसिडर करें कि इफ़ यू आर हैविंग फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, जिसके लिए हम के फ्लोर का नाम देते हैं, ठीक है। देन वी कैन से दैट वी आर एट सेकंड फ्लोर, यानी एक बिल्डिंग है, एटम इज लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है। और इस बिल्डिंग में हमारे पास कुछ फ्लोर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में इस वक्त हमारे पास 4 फ्लोर्स हैं, ओके। यानी फर्स्ट फ्लोर, इसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं के फ्लोर। फिर जो आपके पास सेकंड फ्लोर है उसका नाम रख लेते हैं एल फ्लोर। द थर्ड फ्लोर इज कॉल्ड एज एम फ्लोर, and the fourth one that is called as n floors, ठीक है, ओके। यानी के एल एम एन, दीज आर द मेन फ्लोर्स। इन मेन फ्लोर्स के लिए हमारे पास जो n की वैल्यूज हैं वो भी आपको पता है, दैट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n is equal to 3, and n is equal to 4, ओके। अब हमने ये वैल्यूज रखी फॉर दीज 4 फ्लोर्स इफ एटम इज लाइक अ होम। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास सिर्फ n is equal to 1 है, and if we are having n is equal to 1, then only one value of L will be there which will be less than 1, ठीक है, and that is L is equal to 0. And if L is equal to 0, then we will say that we will have only S subshell, which will be called as 1s, okay। यानी इसमें हमारे पास सिर्फ 1s सबशेल है, which will have only you will say that 2 electrons, okay। अगर आप इसे कंसिडर करें कि इट इज़ लाइक अ स्कूल, और स्कूल के पहले फ्लोर पर यानी के फ्लोर पर हमारे पास, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1s एक ही सेक्शन है जिसमें ओनली 2 स्टूडेंट्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। इन द सेकेंड floor, or you will say that the first floor, we will have n is equal to 2. n is equal to 2 means we are having L values, 2 values, ठीक है। L की 2 values कौन सी होंगी, 0 and 1, okay। if we have 2 values of L, then it will say that we will have 2 sections, or we'll say 2 subshell in the n is equal to 2, यानी L सबशेल में आपके पास, इस वाले सबशेल में आपके पास फिर 2 सेक्शंस होंगे। वो 2 सेक्शंस कौन से होंगे, एक आपके पास S सेक्शन होगा और एक आपके पास P सेक्शन होगा, ठीक है। अब जो आपके पास S सेक्शन है, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज S section will be called as 2s, and it will accommodate only 2 students, or you will say 2 electrons, okay। And the second one is called as 2p, and it will accommodate how many, it will accommodate 6 electrons, okay। यानी अगर आप देखें तो हमने शेल को फर्दर डिवाइड कर दिया 2 सब शेल में, 2s एंड 2p, एंड दैट विल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसी तरह जब हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, for which n is equal to 3, we will say that n will have 3 values, okay, less than 3, that will be 0, 1 and 2, okay। जब L की वैल्यू 0, 1, 2 होगी तो इट मीन्स दैट थर्ड शेल में हमारे पास 3 सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, S, P एंड D, ठीक है। और उनके नाम क्या होंगे, उनके नाम होंगे
3s, ठीक है, उनके नाम होंगे 3s, 3p एंड 3d। ओके, और रूल के मुताबिक 3s में 2, 3p में 6 और 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन या स्टूडेंट्स हों। ठीक है, यानी आप ये देखें कि हमने अगर स्कूल में हर फ्लोर में सेक्शंस को डिवाइड किया और सेक्शंस में फर्दर उन सेक्शंस को नाम दिया, यानी अगर सेकंड फ्लोर के सेक्शन हैं तो 2s 2p का नाम है, और अगर थर्ड फ्लोर के सेक्शन है तो 3s 3p और 3d है। एंड द नंबर ऑफ students, or you can say the number of electrons in S will be 2, in P will be 6 and in D will be 10 total electrons। okay, यानी कि हम ये कहते हैं कि S सेक्शन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं, P सेक्शन में सिर्फ 6 और D सेक्शन में सिर्फ 10। और इसी तरह जब हम n इज इक्वल टू 4 में जाते हैं तो वी विल हैव द 4 वैल्यूज ऑफ L, दैट इज L इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यानी n की भी 4 वैल्यूज हैं तो L की भी 4 वैल्यूज हैं, लेकिन L की वैल्यूज 4 से नंबर कम होगा 3, 2, 1, 0। ठीक है, इस हिसाब से फोर्थ फ्लोर पे हमारे पास फिर कितने सेक्शंस आ जाएंगे, इसमें हमारे पास फिर 4 सेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, एक होगा 4s, फिर 4p, फिर 4d एंड 4f। ठीक है, जैसे 4s, फिर 4p, then 4b, then 4f। ओके, यानी फोर्थ फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि एम था और ये था, तो 4f4, 4p4, और इनमें 2, 6, 10 और 14 के हिसाब से स्टूडेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। अब यहाँ से एक बात आती है कि जो 3p में 1s में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह हो सकती है कि 2 रोज में अलग-अलग स्टूडेंट्स को बिठाया जा सकता है। लेकिन जब हम पी सेक्शन में जाते हैं जिसमें हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन यानी उनको किस तरह क्लास में बिठाया जाए इस सेक्शन में, इसके लिए एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। आपको ये सारा एटम का स्ट्रक्चर समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि सब शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, यानी एस सब शेल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो एक ही सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह रह सकते हैं, जबकि हर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के हैं तो यू नो डैट कि पी सब शेल की डम्बल शेप है, और इस डम्बल शेप में इलेक्ट्रॉन जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह रहेंगे, क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे होंगे, या फिर देयर मस्ट बी अनदर ओरिएंटेशन। ठीक है, इसी तरह एस में तो चले 2 हो गया, एस एक स्फेरिकल है तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो और ये एक दूसरे के आगे पीछे मूव करें। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और अहम बात भी है कि ये तो नेगेटिव चार्ज रखता है, नंबर 2 ये खुद भी स्पिन करता है और इसके अलावा न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। इन वजूहात की बिना पर एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जब स्पेक्ट्रम को, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में रखा गया, तो जो शार्प लाइन्स थी वो तो फर्दर स्प्लिट ना हुई, लेकिन प्रिंसिपल और डिफ्यूज लाइन जो थी वो फर्दर स्प्लिट हुई, जिससे एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट किया जाता है एम से, इसका जो सेकंड नेम है दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स बताता है। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर
इसका दूसरा नाम है, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये है जी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब इसकी वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यूज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, +-1 +-2, +-1 में भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक +1 एक -1, यानी यहाँ पर हमारे पास 0 +-1 का मतलब ये है कि 0 एक वैल्यू है, लेकिन +-1 में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, +1 -1। इसी तरह +-2 में भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, +2 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसकी वैल्यू से हम ओरिएंटेशन मीन कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे ऑर्बिटल्स की सब शेल्स की स्प्लिटिंग इनटू ऑर्बिटल्स ये देखेंगे, ठीक है। कहता है इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल इट हैज बीन मेंशन्ड दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्लड्स द स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर। आपको याद होगा हमने बोहर के स्पेक्ट्रम में पढ़ा था जीमन्स और स्टार्क्स इफेक्ट, ठीक है। तो ये वही अब इसको फर्दर जो है हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में रखकर देखते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो फिर क्या होता है, द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट, ठीक है। In order to explain this splitting, a third quantum number called the magnetic quantum number has been proposed. Its values are m is equal to this one. The values of m depends upon the values of l. Okay? अब m की वैल्यूज जो हम डिराइव करेंगे वो l की वैल्यू से डिराइव करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अगर L की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल S है, और उसके लिए M की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर L की वैल्यूज 1 होगी तो M की वैल्यूज 0 +-1 होगी। ये 0 +-1 आंसर कैसे आता है, वी आर हैविंग द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज 2l + 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा नहीं, मैं आपको लिख देती हूँ, आप अपनी बुक में इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले में हम लिखते हैं 2l + 1। 2l + 1 के फार्मूले से हमें m की वैल्यूज का पता चलता है कि m की कितनी वैल्यूज हमने लेनी है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m विल बी देयर यूजिंग दिस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग s सबशेल, ठीक है, इफ हमारे पास मौजूद है s सबशेल, तो s सबशेल के लिए आपके पास l की जो वैल्यू होती है वो है 0। अगर हम इस फार्मूले में लगाएं तो 2 × 0 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हम m की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, और m की जो एक ही वैल्यू है वो है 0। 0 मीन्स नो ओरिएंटेशन। इसका मतलब है एस सबशेल जो है उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, यानी ना वो एक्स एक्सिस पर है, ना वो वाई एक्सिस पर है, ना वो जी एक्सिस पे, मीन्स कि वो किसी भी एक्सिस पर घूम सकता है। आपने स्फीयर देखा हुआ है, लाइक अ बॉल है, ठीक है, और उसका कोई एक्सिस नहीं होता, वो हर एक्सिस में बॉल जो है वो घूम रहा है, यानी आपको एक्सिस का पता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, जबकि आपके पास जो स्फीयर है वो इन तमाम एक्सिस पर घूमता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस सबशेल के वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस तीनों एक्सिस पर घूमेंगे, ठीक है। ओके, तो m की वैल्यूज हम कैसे काउंट करेंगे, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ l, ठीक है। तो अब अगर हम l की वैल्यू सपोज करें, यहाँ पर लगाते हैं फॉर p सबशेल, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसके बाद जब हम इस फार्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। नाउ लुक, अगर हमारे पास p सबशेल है और उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम यहाँ फार्मूले में 1 लगाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। ऐसा ही है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3। 3 मीन्स हम m की 3 वैल्यूज कंसिडर करेंगे, तो m की 3 वैल्यूज में अब हमारे पास एक नई वैल्यू आएगी +1 और -1, 0 +1 एंड -1। जब हम इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 0 +1
एंड -1। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं। किसके लिए? एल सब शेल के लिए, पी सब शेल के लिए। जब आपके पास पी सब शेल के लिए थ्री वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब ये है कि पी सब शेल 3 ओरिएंटेशंस पर होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस पर। ठीक है। और अगर हम पी सब शेल की शेप देखें, अगर आप पी सब शेल की शेप देखें तो पी सब शेल ऐसा होता है, बट व्हेन इट इज ओरिएंटेड, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू एजीम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, P subshell is further divided into 3 orientations. ठीक है, P subshell is further divided into 3 orientations. And you all know that कि ये तो एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, यू नो दैट। ठीक है। अब क्या है कि P ऑर्बिटल जो है वो इस तरह ओरिएंटेड है कि आपके पास ये देखिए, ये P, सॉरी एक मिनट, P ऑर्बिटल जो है पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये जी एक्सिस है, पी जी, 3 ओरिएंटेशन में आपको अवेलेबल हो। ठीक है, यानी जो हमारे पास एम की वैल्यूज थी, ठीक है, एम की हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या थी? एम इज इक्वल टू, अगर हम पी एक्स की बात करें तो हम इसे +1 ले लेते हैं, एम इज इक्वल टू हम इसे -1 ले लेते हैं। ठीक है, और m इज इक्वल टू इसे हम 0 कंसिडर करें। ठीक है, यानी p ऑर्बिटल यानी p सब शेल, ये था p सब शेल। ठीक है, p सब शेल इज नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके नाम क्या होंगे? फिर इनके नाम होंगे p x, p स्मॉल लेटर लिखना है, p y एंड दिस इज कॉल्ड एज p z। ओके, और डिपेंड करता है कि अब ये p किस सब शेल में मौजूद है। अगर ये सेकंड के हैं तो फिर इनका नाम होगा 2px, 2py एंड 2pz। और अगर थर्ड 2p सब शेल हुआ तो, और अगर 3p हुआ तो फिर इनके नाम 3px, 3py एंड 3pz हो। अब यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का ये भी फायदा हुआ कि हमें यहाँ से ये भी पता चला कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पी सब शेल के, एक्चुअली दे वर ओरिएंटेड, उनकी तरतीब इस तरह लगी हुई है कि वो 2-2 करके हर ऑर्बिटल में मौजूद है। इन 2-2 करके, यानी पी एक्स में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन और पी जी में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे पी सब शेल। कैसा है डिवीजन कि आपके पास जो है तरतीब लग गई इलेक्ट्रॉन्स की उसी सब शेल में, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था हमारे पास कि एक ही सेक्शन पी में, अगर आपको याद हो वही डायग्राम पीछे वाली, तो पी सेक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास जो थे वो 6 स्टूडेंट्स थे। तो उनको किस तरह बिठाया जाएगा? उनको 3 रोज में बिठाया जाएगा। उन रोज के क्या नाम रख दिए जाएंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, सो डैट द 6 students can accommodate 2 in each row। इस तरह डिवीजन हो जाएगी और ओरिएंटेशन भी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो ओवर क्राउडिंग है उसको भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट देखें कि जैसे आपको P के लिए सबशेल्स बताए, ये P सबशेल हैज 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ वी कैन सी दैट P में हमारे पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अब कहते हैं इसी को फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ m गिव्स द, ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2l+1, कहता है वैल्यू ऑफ n gives us the information of degeneracy of orbitals, degeneracy of orbitals in space। degeneracy का मतलब होता है orbitals having same energy। it tells us the number of different ways in which a given spdf subshells can be arranged along x, y and z axis in the presence of magnetic field। ठीक है, thus different values of m for a given value of l represents the total number of different space orientation for a subshell। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल एस सबशेल, जैसे आपको भी पढ़ाया है सारा
ठीक है, अब ये एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं एस सब शेल के लिए वी नो दैट एल इज इक्वल टू 0 और एम की वैल्यू भी 0 आई। इट इम्प्लाइज दैट, यानी एम की वैल्यू 1 आई थी, जिसके लिए हमने पहली वैल्यू जब देखी तो वो 0 बनती है। इट इम्प्लाइज दैट S subshell of any energy level has only one space orientation and can be arranged in space only in one way along x, y and z axis. So S subshell is not subdivided into any other orbital. The shape of S orbital is such that probability of finding the electron in all direction from the nucleus is same. क्योंकि वो राउंड सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसलिए न्यूक्लियस से फासला इलेक्ट्रॉन का सेम होगा। इट इज अ स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। ठीक हो गया, स्फेरिकल भी है और सिमेट्रिकल। फॉर पी सब शेल, जैसा अभी हम देख कर आए हैं, एल की वैल्यू 1 आ जाती है। जब हम उसको फार्मूला 2 इंटू एल प्लस 1 में लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। 3 के हिसाब से एम की 3 वैल्यूज 0 प्लस माइनस 1 आ जाती हैं। दीज वैल्यूज ऑफ एम इम्प्लाई दैट पी सब शेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज 3 स्पेस ओरिएंटेशन एंड कैन बी अरेंज इन स्पेस अलोंग एक्स, वाई एंड जी एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया। ठीक है, these three orbitals are perpendicular to each other and are named as px, py and pz। अगर हम इनको इकट्ठा रख के ड्रॉ करें तो ये आगे डायग्राम भी बनी हुई है, क्योंकि आपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी ड्रॉ करनी है और 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये p ऑर्बिटल जो है इसकी शेप्स दिखाने लगी हूँ। ये है, ये जी px, py और pc। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा रख के ड्रॉ करें तो फिर हमारे पास कुछ यूं शेप आएगी। अगर हम इसे इन तीनों को इकट्ठा एक ही एक्सिस पर रखकर ड्रॉ करें तो ये आपके पास एक्सिस बन गए, और उसके बाद जब हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं इनको तो हमारे पास कुछ यूं शेप आएगी। देखिए, पी एक्स यूं आ जाएगा, फिर पी वाई यूं आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो है दोबारा से डार्क कलर में आपके पास जो पी एक्स है अगर वो यूं आता है, ठीक है, पी वाई फिर यूं आ जाए और पी जी जो है वो फिर इस तरह आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करेंगे अराउंड द एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये सी एक्सिस। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस बताता है, और इसके अलावा सब शेल फर्दर स्प्लिट होता है ऑर्बिटल्स में, इसके बारे में हमें बताता है। इसकी वैल्यू से हमें यही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी सब शेल की डिस्क्रिप्शन है, हम इस पे आके दोबारा कहता है फॉर पी सब शेल एल इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन एल इज इक्वल टू 1 वी हैव 0 प्लस माइनस 1, यानी 3 वैल्यूज आती है। These values of m imply that p subshell of any energy level has 3 space orientations। ठीक हो गया, 3 space orientations mean x axis, y axis and z axis, and they can be arranged in space along these axes। These 3 orbitals are perpendicular to each other and named as px, py and pz। They have x-shaped lobes। अब देख रही हैं x-shaped lobes। lobes क्या कहलाएंगे? lobes ये वाला जो एरिया होता है, यानी अगर ये मैंने एक पी ऑर्बिटल बनाया है तो ये जो एक्स शेप लोब है, ये लोब वाला जो एरिया है, यहाँ पर ज्यादा चांस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जबकि ये वाला हिस्सा जो है इसे नोडल एरिया कहते हैं और नोड पर चांसेस कम होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ठीक है, ये भी बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, तो इन ऑर्बिटल्स को हम पी एक्स, पी वाई और पी जी का नाम देंगे। दे हैव एक्स शेप lobes which touch each other at the origin। ये जो नोड है इसे ओरिजिन भी कहते हैं। दे आर डिस्पोज सिमेट्रिकली along one of the three axes called orbital axis। तो ये तीनों एक्सिस पर सिमेट्रिकली अरेंज है, यानी perpendicular to each other। In the absence of the magnetic field, all the three p orbitals have the same energy and they are called as degenerate orbitals since they are in 3 in number। So these orbitals are said to be three-fold degenerate or triply degenerate orbitals। ठीक है, नाउ डी सब शेल, फॉर डी सब शेल एल की 2 वैल्यूज आती है। ठीक है ना, तो एल इज इक्वल टू 2 को जब हम उस फॉर्मूले में लगाते हैं जो कि 2l + 1 का फॉर्मूला है, ये वाला। अब यहाँ पर हम जब डी सब शेल की बात करते हैं तो हमारे पास जो
डी सबशेल है, इसके लिए L की जो वैल्यू है डेट इज 2। अगर L की वैल्यू 2 है तो आप फार्मूले में लगाएं। फार्मूला क्या था? M इज इक्वल टू 2L प्लस 1। अब 2L प्लस 1 वाले में अगर हम 2 इंटू L की वैल्यू क्या लगानी है आपने? 2 प्लस 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2 टू द 4 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा? 5। इसका मतलब ये है कि आपको m की वैल्यूज याद हैं। m की वैल्यूज हैं 0, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, इसी तरह ही है ना। अगर हम इसे फर्दर ओपन करके लिखें तो +2 इधर -2 कॉमा -1 कॉमा 0 +1 +2 एंड सो, ठीक है। ये मैंने 5 वैल्यूज लिखी। अब ये 5 वैल्यूज हैं m की। इसका मतलब है डी सबशेल में आपके पास 5 वैल्यूज m की आएंगी जो कि 5 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो डी सबशेल है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, असल में वो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2-2 करके 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स के नाम जो होंगे वो DXY, इन ऑर्बिटल्स के फिर क्या नाम होंगे? देखिए, फॉर डी सबशेल जी, फॉर डी सबशेल L इज इक्वल टू 2 मीन्स m की हमारे पास 5 वैल्यूज आए। इट इम्प्लाइज दैट इट हैज 5 स्पेस ओरिएंटेशंस एंड आर डेजिग्नेटेड एज DXY, यानी m की वैल्यू अगर -2 थी तो DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। इन ऑर्बिटल्स की शेप हम कल डिस्कस करेंगे। ऑल दीज 5 d ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन द शेप। पहले तो आपको ये याद करना है कि m की वैल्यू -2 के लिए DXY है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह जब हम L सबशेल में जाते हैं, जिसके लिए F सबशेल में, जिसके लिए L की वैल्यू 3 है, तो वी विल गेट 7 वैल्यूज ऑफ M, ठीक है। इसका मतलब है कि F सबशेल 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा। क्योंकि F की शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो आपकी बुक में बताई नहीं गई। The whole discussion shows that magnetic quantum number determines the orientation of orbital, so it is also called as orbital orientation quantum number. जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, orientation quantum number या orbital orientation quantum number भी इसे कहते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो भी हमने वाइट बोर्ड शेयर किया, इसमें ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसके मुताबिक हमारे पास, आपको PX, PY और PZ तो पहले ही याद थे। हमारे पास ये जो D की वैल्यूज़ हैं, इसके लिए हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। DXY, DYZ, DZX, ठीक है, DX² - Y² एंड DZ²। DZ² जो है वो 0 ओरिएंटेशन पे है, ठीक है। और इसी तरह DXY, DYZ एंड DZX वगैरह शामिल है, ठीक है। आपके पास इनके 5 ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, यानी टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और वो 2-2 करके हर ऑर्बिटल में रही। एक ऑर्बिटल वैसे भी वो स्पेस है जहां पर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा यही लेसन स्टॉप किया जाता है, ठीक है। Tomorrow we will discuss the shapes of d orbitals along with spin quantum number.